वेलकम टू वर्ल्ड व्यूज। मैं जसबी। इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच लगातार संघर्ष जारी और अब तक दोनों देशों के बीच इस संघर्ष में 109 लोग मारे जा चुके और जिसमें से 29 बच्चे शामिल हैं। अब यदि हम इस संघर्ष में वर्ल्ड का हम स्टैंड की बात करें तो इसमें विशेष रूप से पश्चिम देश जिसमें अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया जैसे बड़े देश इजराइल के पक्ष में खुलकर खड़े हैं, तो वहीं इस्लामिक देश जिनमें हम बात कर रहे हैं कि सऊदी अरब है या फिर तमाम जितने भी मिडल ईस्ट के देश हैं, ये आज पूरी तरह से फ़िलिस्तीन के समर्थन में खड़े हैं। और यहाँ पर आप OIC का एक ट्वीट देख पा रहे होंगे जिसमें ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरब की अध्यक्षता में 16 मई को इस्लामिक देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग होने जा रही है और इसमें इजराइल के खिलाफ किसी बड़े प्रस्ताव के पास होने की संभावना है। और यदि हम इस पूरे एपिसोड में भारत की हम बात करें तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का क्या स्टैंड है इस समस्या के ऊपर। तो देखिए भारत ने अभी तक खुलकर किसी का भी पक्ष नहीं दिया। भारत पूरी तरह से इस समस्या के ऊपर निष्पक्षता के साथ खड़ा है। भारत ने इसके ऊपर किसी प्रकार के पक्ष में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। यहाँ पर आप TS त्रिमूर्ति, आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के हमारे जो एक स्थायी दूत और एक महत्वपूर्ण हमारा ये प्रतिनिधि होता है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर, उसमें उनके द्वारा एक ट्वीट करके ये बात कही गई है कि भारत ने जो ये मीटिंग हुई है इसके जेरूसलम के मुद्दे के ऊपर यानी कि फ़िलिस्तीन और इजराइल के संघर्ष में, तो इसमें 4 बातें इंपॉर्टेंट भारत ने कही है। पहली बात भारत ने कहा कि कंडेम ऑल एक्ट्स ऑफ द वायलेंस। इसमें भारत ने कहा कि हम सभी प्रकार के हिंसात्मक गतिविधियों की निंदा करते और स्पेशली रॉकेट अटैक फ्रॉम गाज़ा। तो जो गाज़ा की तरफ से जो विशेष रूप से अटैक हुआ है, रॉकेट अटैक हुआ है इजराइल को, उसकी हम निंदा करते हैं। फिर दूसरी बात भारत ने कही कि जो इस अटैक में भारतीय मूल की एक महिला मारी गई है जिसका नाम है सौम्य संतोष, उसके प्रति भी शोक व्यक्त किया गया और दुख व्यक्त करते हुए ये बात कही गई है। अगली बात एक इमीडिएट डी एस्केलेशन की बात कही गई, यानी कि तुरंत इस समस्या को डी एस्केलेशन किया जाए, ख़त्म किया जाए। और एक अगली लास्ट जो इंपॉर्टेंट बात की वो कि रिफ्रेन फ्रॉम चेंजिंग स्टेटस को। तो भारत ने कहा है कि जो यथा स्थिति है उसी को बनाए रखना चाहिए, इसको किसी प्रकार से चेंज नहीं करना चाहिए। तो हम इसके विषय के ऊपर डिटेल से बात करेंगे कि भारत का जो स्टैंड है वो क्यों निष्पक्ष है, भारत क्यों नहीं किसी एक तरफ खड़ा हुआ दिखाई देता। हालांकि आज की यदि हम डेट में हम बात करें तो भारत के इजराइल के साथ बहुत ही गहरे संबंध बन चुके हैं, दोनों रक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़े सहयोगी, फिर भी भारत एक इस मुद्दे पर न्यूट्रल क्यों है, तो इसी विषय पर डिटेल से बात करेंगे। बने रहेगा वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यदि हम इस स्टैंड के ऊपर भारत के रवैये की हम बात करें तो उसके ऊपर जाने से पहले हमें थोड़ा सा फिलिस्तीन और इजराइल की इस संघर्ष की हिस्ट्री के ऊपर भी एक नज़र मार लेनी चाहिए। देखिए ये जो संघर्ष है ये शुरू होता है विशेष रूप से सन प्रथम विश्व युद्ध में 1914 के दौरान। देखिए जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में लड़ा जा रहा था तो उस समय जब आज जहां पर इजराइल है वहां पर किसी समय एक फ़िलिस्तीन होता था और उस समय फ़िलिस्तीन के ऊपर ओटोमन साम्राज्य का अधिकार होता था और ओटोमन साम्राज्य किसका था? टर्की का था। तो उस समय जब टर्की ने अंग्रेज़ों के खिलाफ यानी कि ब्रिटेन के खिलाफ, मित्रों राष्ट्रों के खिलाफ जब प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया तो तब फिर ब्रिटेन ने भी यहूदियों का समर्थन पाकर वहां पर जब ओटोमन साम्राज्य को हराया तो उस समय पर 1917 के अंदर ब्रिटिश तत्कालीन विदेश मंत्री जेम्स बेलफोर ने एक बेलफोर घोषणा पत्र जारी किया ब्रिटिश संसद को। उसमें यह कहा कि यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय घर दिया जाएगा। और उस बीच लगातार अरबों और यहूदियों के बीच में धार्मिक द्वंद्व शुरू हो गया, खून खराबा शुरू हो गया और दुनिया भर के देशों के अंदर भी यहूदियों के खिलाफ जिस प्रकार अत्याचार किए जा रहे थे, हम बात कर रहे हैं रूस, जर्मनी, फ्रांस आदि तमाम देशों के अंदर जिस प्रकार यहूदियों को मार मार कर भगाया जा रहा था और अब वो भाग भाग कर अपनी मातृभूमि यानी कि फ़िलिस्तीन आने लगे। और इस बीच क्या हो कि दोनों देशों के बीच में द्वंद्व पैदा हो गया। और आपको याद होगा कि उसी दौरान भी हम बात कर रहे हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान
जिस प्रकार हिटलर के द्वारा करीब होलोकास्ट और नरसंहार के तहत करीब 60 लाख यहूदियों को मौत का घाट उतार दिया गया था, तो उस प्रकार भी अब इन लोगों के अंदर अपनी मातृभूमि के प्रति लालसा बहुत तेजी से बढ़ चुकी थी। और इस बीच क्या होता है, जब लार्ज स्केल दोनों समुदायों के बीच में संघर्ष शुरू हो जाता है, तो फिर एक ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक मील कमीशन बनाया जाता है 1937 में। और मील कमीशन भी फिलिस्तीन को 2 राज्यों में यानी कि यहूदी और अरबों में बांटने की सिफारिश करते हैं। और आगे जाकर जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो जाता है और ब्रिटेन जब इस क्षेत्र से जाने की घोषणा कर देता है, तो उस बीच यूएनओ के द्वारा भी एक 1947 में 11 देशों का एक कमीशन नियुक्त किया जाता है। उन 11 देशों में भारत भी एक सदस्य होता है और उसके कमीशन के द्वारा भी मील कमीशन की सिफारिश को मानते हुए ही फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटने की सिफारिश की जाती है। इसमें एक अरब राज्य और दूसरा इजराइल राज्य, और तीसरी यदि हम क्षेत्र की हम बात करें तो यरूशलेम को यूएनओ की निगरानी में रखने की बात कही जाती है। लेकिन अब इसके अरब देशों के द्वारा इसका विरोध किया जाता है। अब जब विरोध अभी किया ही जा रहा था, तो इस बीच 14 मई 1948 को इजराइल अपने आप के एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देता है। और इस घोषणा के साथ ही पश्चिम देश, विशेष रूप से अमेरिका, कुछ घंटे के बाद ही इजराइल को मान्यता दे देता है। और वहीं ब्रिटेन भी और रसिया सहित तमाम दूसरे देश भी इसको समर्थन दे देते। लेकिन अरब देश इसको समर्थन न देते हुए इनका विरोध करते हैं, विरोध नहीं करते। 1948 में इसके ऊपर हमला कर देते हैं, और जिसमें एक बहुत बड़े भूभाग पर इस युद्ध में इजराइल फिर कैप्चर कर लेता है, यानी कि इसमें से कुछ हिस्सों के ऊपर जेरूसलम पर अधिकार कर लेता है। इस बीच फिर जैसे मिस्र है, मिस्र गाज़ा पट्टी पर अधिकार कर लेता है। जॉर्डन क्या करता है कि जेरूसलम के कुछ हिस्से पर अधिकार कर, तो उसके बाद में भी लगातार इजराइल और अरबों के बीच में संघर्ष होता है, जिसमें 1948, 1956, 1967, 1973, 1982 में युद्ध होते हैं, जिसमें एक बहुत बड़े भूभाग पर फिर वापस इजराइल के द्वारा कब्जा कर लिया। और इनमें से जो सबसे निर्णायक युद्ध साबित होता है वो होता है 6 डे वॉर, यानी कि 1967 का युद्ध। इसमें क्या करता है कि इजराइल अरबों के एक बड़े भूभाग यानी कि गाज़ा पट्टी, जो कि अब तक 1948 के युद्ध में मिस्र कब्जा कर लेता है गाज़ा पट्टी को, इसके ऊपर कब्जा कर लेता है इजराइल। इसी बीच पूर्वी जेरूसलम के ऊपर कब्जा कर लेता है, जो कि जॉर्डन के अधीन होता है। सिनाई प्रायद्वीप जो कि मिस्र के अधीन होता है, और गोलन की पहाड़ियाँ हैं जो उत्तर में सीरिया के अधीन होती है, इनके ऊपर भी कब्जा करके एक बहुत बड़े भूभाग को को कब्जे में ले लेते। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो किस प्रकार जब युद्ध हुआ अरबों के साथ इजराइल का, तब इजराइल के द्वारा एक बड़े भूभाग को कब्जाया गया। यहाँ पर 1946 में ये जो आप पूरा हरा हरा देख रहे हो, ये किसी जमाने फिलिस्तीन हुआ करता था। 1947 में यहाँ पर देखिए हरा रंग घट गया। इट्स मीन कि इसका क्षेत्र सिमट गया, कि इजराइल का क्षेत्र बढ़ गया। फिर 1967 के अंदर जो युद्ध हुआ है, पूरे हर एक क्षेत्र को ही नीला कर दिया जाता है, यानी कि इजराइल बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लेते हैं। और वर्तमान की यदि हम बात करें, यहाँ पर हरे रंग में डॉट डॉट जो देख पा रहे होंगे, यही अब मात्र फिलिस्तीन रहा है, बाकी पूरे क्षेत्र को कब्जे में ले लिया है इजराइल के द्वारा। तो अब यहाँ पर यदि हम बात करें कि जो मेन रूप से इसके अंदर जो विवाद की जड़ है, वो है विवाद की जड़ जेरूसलम। देखिए जेरूसलम जो विवाद की प्रमुख रूप से जड़ है, वो इसलिए जड़ है क्योंकि जेरूसलम है वो तीनों धर्मों का एक पवित्र स्थान माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ईसाई, यहूदी और मुस्लिम तीनों का ही पवित्र स्थान की बात कही गई है। आपको याद होगा इन दिनों जो अल अक्सा मस्जिद का काफ़ी ज़्यादा जिक्र हो रहा है, जिसके ऊपर हाल ही में एक बॉम्बिंग की गई है इजराइल के द्वारा, वो काफ़ी उस समय काफ़ी चर्चा में। तो ये इस्लाम की एक तीसरी सबसे बड़ी एक होली साइट मानी जाती है। इससे पहले जो मक्का और मदीना के बाद इसमें, क्योंकि ये कहा जाता है कि मोहम्मद साहब यहीं से ही स्वर्ग की यात्रा पर गए थे, यानी जिसको बोला जाता नाइट जर्नी पर गए थे, इसी में को इसलिए इसको डोम ऑफ द रॉक भी कहा जाता है। और यहीं पर ईसाइयों का भी एक पवित्र स्थान है, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये जो बैथलेहम है जेरूसलम के अंदर, वहाँ ही मोहम्मद ईसा मसीह का जन्म हुआ था और यहीं पर ही उनको सूली पर चढ़ाया गया था। इसके अलावा यदि हम यरूशलेम की बात करें तो जो वेस्टर्न वॉल अब वर्त से मात्र शेष रही है, क्योंकि यहाँ पर एक क्या होता था कि माउंट टेम्पल हुआ करता था, जो कि प्रमुख मंदिर हुआ करता था यरूशलेम यानी कि यहूदियों का। तो यहीं पर ही कहा जाता है कि जो उनके प्रमुख पैगंबर
पैगंबर होते थे, इब्राहिम उनके बेटे इसहाक की कुर्बानी हुई थी। तो इसलिए जेरूशलम एक बहुत महत्वपूर्ण और जेरूशलम के ऊपर पूरी तरह से कब्जा लिया गया आज के समय में इज़राइल के द्वारा। लेकिन इसमें से एक जो क्षेत्र इन दोनों आप देखते हो कि जो एक गाज़ा पट्टी की बात करते हैं जो कि पश्चिम में है, और जो पूर्व में यदि हम बात करें कि जेरूशलम की जिसको वेस्ट बैंक बोला जाता है, ये अब दो क्षेत्र बचे हैं जिनको कि पैलेस्टाइन है। बाकी पूरे के पूरे रीजन के ऊपर फिलिस्तीन इज़राइल के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। इसमें जो वर्तमान यदि हम ताज़े संघर्ष की बात करें, देखिए ताज़ा जो संघर्ष है वो है शेख जर्रा, और दूसरी बात आती है कि जेरूशलम डे के ऊपर। देखिए शेख जर्रा क्या है कि जो ये जेरूशलम के अंदर स्थित एक जगह है जिसको कि करीब ये कहा जाता है कि 1876 में यहूदियों के द्वारा इस क्षेत्र को खरीदा गया। तो अब क्या हुआ है कि शेख जर्रा में ये फिलिस्तीनियों को खाली करके वहाँ पर इजरायलियों को बसाने की कोशिश की जा रही है, जिसके विरोध में हाल ही के अंदर जब अल अक्सा मस्जिद के अंदर लोग इकट्ठे हुए नमाज पढ़ने के लिए, तो उन्होंने उस समय विरोध करते हुए विरोध किया। तो जब फिर झड़प हुई तो वहाँ पर फिर उस मस्जिद के अंदर अल अक्सा मस्जिद के ऊपर बॉम्बिंग कर दी गई इजराइल के द्वारा। और दूसरी बात यहाँ पर जो वजह की विवाद की वो है 10 मई का यरूशलेम डे। और यरूशलेम डे की यदि हम बात करें तो 1967 के अंदर जब अरब इजराइल संघर्ष होता उसमें इसको जीत गया था। उसी खुशी के अंदर ही अब हर वर्ष 10 मई को यहूदी क्या करते हैं कि एक मार्च करते हैं और फिर वेस्टर्न वॉल के पास जाकर प्रार्थना करते हैं। अब यदि हम बात करें कि इस पूरे एपिसोड के अंदर ये तो हमने बात की कि जो वर्तमान विवाद है और जो वैसे स्थायी विवाद है वो जेरूशलम के विषय को लेकर। क्योंकि जेरूशलम की दावेदारी ये कही जाती है कि फिलिस्तीन कहता है कि ये उसकी फिलिस्तीन जब भी एक राष्ट्र बनेगा तो उसकी राजधानी जेरूशलम होगी। और फिर दूसरी बात यहाँ पर कही जा रही है कि जो ये ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन का मतलब है कि जिस प्रकार से गाज़ा पट्टी के आसपास और जेरूशलम के अंदर बस्तियाँ बसा रहा है इजराइल, तो उसका विरोध किया जाना चाहिए। तो ये भी एक सबसे बड़ी दोनों देशों पर जो विवाद की समस्या आ रही है। तीसरी बात यदि हम बात करें तो इसके अंदर एक बड़ा एक समस्या और निकल कर आई, वो फतह संगठन और हमास की हम बात करें। देखिए जो अल फतह संगठन है वो एक उदारवादी संगठन, शांतिपूर्ण तरीके से ही समस्या का हल करना चाहता है, और इनका जो पूरा कंट्रोल है वो जेरूशलम है, जिसके अंदर हम बात करें वेस्टर्न हम बैंक की हम बात करते हैं, यानी कि वेस्ट बैंक की यानी कि पश्चिमी किनारा है जो जेरूशलम क्षेत्र को होल्ड करता है, तो वो अल फतह किया जाता है। अब हमास संगठन है जो सबसे ज़्यादा फसाद की जड़ है, जो इसको एक आतंकी संगठन के नाम से जाना जाता है। तो इसकी स्थापना 1987 में, ये 2007 से क्या है कि गाज़ा पट्टी के ऊपर शासन कर रहा है, जो कि शांतिपूर्ण तरीके से समस्या हल करने के पक्ष में नहीं है, बल्कि ये कहता है कि हम 2 नेशन थ्योरी को नहीं मानते, हम पूरी तरह से इजराइल को ख़त्म करके उसको वापस फिलिस्तीन साम्राज्य की स्थापना करेंगे। लेकिन अब यदि हम इजराइल का स्टैंड की हम बात करें, देखिए इजराइल क्या बोलता है। इजराइल ये कहता है कि जेरूशलम इजराइल की राजधानी होगी, और हम 1967 के अंदर जिस प्रकार भारत ने माफ़ कीजिए इजराइल ने फिलिस्तीन को जीता है, तो हम उसी के आधार पर ही अब सीमा का निर्धारण करेंगे। लेकिन फिलिस्तीन ये कहता है कि 1947 के आधार पर ही सीमा का निर्धारण होना चाहिए। आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो, ये पूरा का पूरा हरा जो है ये पहले 1947 में फिलीपींस हुआ करता था, फिर 1947 के बाद में जिस प्रकार हरा रंग घटता गया और सफ़ेद बढ़ता गया, यानी कि आज के वर्तमान में देखिए कि जहाँ पर डॉट है और जहाँ पर छोटी सी पट्टी है, ये मात्र रहा है क्षेत्र फिलिस्तीन, और बाकी पूरा का पूरा इजराइल हो चुका है। एक तो ये जो है पश्चिमी इजराइल के ये तो गाज़ा पट्टी है और जिसके ऊपर हमास का अधिकार है, यानी कि हमास शासन करता है, और ये जो हरा हरा है ये है वेस्टर्न जिसको बोलते हैं वेस्ट बैंक बोलते हैं, यानी कि पश्चिमी किनारा जेरूशलम, इसके ऊपर अल फतह का अधिकार है। तो ये भी एक बड़ा ही स्पंज है। अब यदि हम आगामी यदि हमने बात करें तो देखिए जब संघर्ष हुआ अरबों के साथ इजराइल का, इजराइल ने हमेशा भूमि को कैप्चर किया, क्योंकि ये भी इजराइल की एक सोची समझी चाल है कि जब हमला होगा फिलिस्तीनियों की तरफ से तब ये बड़े भूभाग पर कब्जा ही करेंगे। और ये आप जो रेड लाइन देख पा रहे हो ना, ये इसको बोला जाता है ग्रेटर इजराइल
क्योंकि इजराइल का यही उद्देश्य है कि आने वाले समय में यहाँ पर कुछ हिस्सा सऊदी अरब का, कुछ हिस्सा मिस्र का और कुछ हिस्सा इराक का, कुछ हिस्सा सीरिया का, इनको पूरे क्षेत्र को मिलाकर हमें एक ग्रेटर इजराइल बनाना है। तो इसलिए आने वाले, और जिस पर गति से ये लगातार अपने क्षेत्र को 1947 में बढ़ाता जा रहा है, तो आने वाले कुछ सालों के अंदर इस प्रकार एक बड़े इजराइल का रूप आप देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन पैदा होता है कि भारत का स्टैंड इस पूरे एपिसोड में क्या है। तो भारत ने देखिए हमेशा न्यूट्रल नीति अपनाई है। हालांकि भारत ने 1947 से लेकर 1992 तक पूरी तरह से लगभग फ़िलिस्तीन की तरफ ही टिल्ट रहा है। 1988 में तो फ़िलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में भी मान्यता दे चुका है भारत उन गिने चुने देशों के अंदर है जिसने फ़िलिस्तीन का राष्ट्र के रूप में मान्यता दिया। और इसी प्रकार 1992 में इजराइल के साथ भी डिप्लोमेटिक रिश्ते स्थापित किए। और आज के समय भारत और इजराइल बहुत ही गहरे स्ट्रेटेजिक दृष्टि से देश हैं। दोनों खुफिया सूचनाएं एक दूसरे से साझा करते हैं और साथ ही रक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े साझीदार है। भारत बहुत बड़े स्तर पर इजराइल से हथियार खरीदता है। तो इस वजह से भारत के लिए एक बड़ा, आज के समय में यदि हम बात करें तो भारत नहीं चाहेगा कि यदि हम इजराइल की तरफ खुलकर जाएं तो पूरे ये पूरे अरब जगत से हम नाराज़गी मोल ले लें। और यदि भारत फ़िलिस्तीन की तरफ आता है तो वो इजराइल को भी नाराज़ नहीं करना चाहेगा। तो इसलिए भारत अपने हितों को ध्यान में रखते हुए ही पूरी तरह से अब न्यूट्रल है। आने वाले समय में जैसे जैसे भारत एक आर्थिक दृष्टि से सुपर पावर बनता चला जाएगा और भारत का एक दुनिया के अंदर और बड़ा कद बढ़ जाएगा, तो उस समय भी देखने को ये मिलेगा कि भारत अच्छे से फिर किसी एक पक्ष में खड़ा हुआ अवश्य दिखाई देगा। तो ये इसी नोट के ऊपर हम हमारा आज का वीडियो बंद करते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मिलता हूँ इसी प्रकार किसी और करंट अफेयर्स के साथ वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।